So we were discussing the न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होती हैं। फिर सबसे पहले हम नर्व एंड मसल्स को डिस्कस करेंगे। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज़ होती है जो कि नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, उसकी प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे। फिर पार्किंसनिज्म डिजीज़ है, स्ट्रोक जिसे कि हम आम लफ्ज़ों में पैरालिसिस या फालिज कहते हैं। फिर एपिलेप्सी है, हेडेक और फेशियल पेन है, न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस होता है, हेड इंजरी और हेड ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइनल कंडीशंस, कंजेनिटल डिसऑर्डर एंड डिमेंशिया। सो ये सारी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक सीएनएस की डिजीज़ में हो सकती हैं। फिर नर्व एंड मसल सबसे पहले। अच्छा, अब न्यूरोपैथी जो है वो क्या चीज़ होती है? न्यूरोपैथी बेसिकली, पैथी मीन्स के एनी डिजीज, पैथोलॉजी। न्यूरो मीन्स के न्यूरोपैथी। मैडम कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, तो न्यूरोपैथी जो है इसमें जो नर्व्स आपकी हैं, पेरिफेरल नर्व्स हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं और उनको डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स। ठीक है। और इसमें सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज है न्यूरोपैथी की, वो आपको पता है, एक कॉमन डिजीज़ है जिसको कि हम आम लफ्ज़ों में शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ की वजह से जो डायबिटीज़ में एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, जिसको कि हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसके अंदर ग्लूकोज का एक मेटाबोलाइट आके फिक्स हो जाता है और उसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है ये आपकी नर्व्स के अंदर जाके अटैच हो जाता है और नर्व्स को डैमेज करता है। तो इसीलिए ये डायबिटिक न्यूरोपैथी इससे डेवलप होती है। ठीक है। इसके बाद फिर जो नर्व्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं, ये फर्ज कर लें ये रेड पार्ट नर्व है और ये, बल्कि ये ब्लू पार्ट आप समझ लें कि ये नर्व है और ये रेड है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। तो ये नर्व और मसल जहाँ पर मिलते हैं उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है। सही है। सो वो डिजीज़ जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को अफेक्ट करती है वो माइस्थीनिया ग्रेविस कहलाती है। और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, लेकिन एक कॉमन जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस है। सो ये हम आपको बताएंगे कि माइस्थीनिया ग्रेविस जो है इसकी क्या प्रेजेंटेशन होती है। फिर इसी तरह जो मसल्स हैं, ये अगर फर्ज करें आपका रेड वाला मसल है तो इसको जो डिजीज़ इन्वॉल्व करती है उसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और फिर एक डिजीज़ जो कि स्पेसिफिकली मसल्स को डैमेज करती है उसे मायोपैथी कहते हैं। अच्छा, अब न्यूरोपैथी क्या चीज़ होती है? न्यूरोपैथी जो है, जैसे मैंने बताया कि डैमेज होता है नर्व को। ठीक है ना, डैमेज। तो न्यूरोपैथी दो टाइप्स की होती है। वन इज मोनोन्यूरोपैथी। इसमें जो है वो एक ही नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसको मोनोन्यूरोपैथी कहते हैं। और ऐसी डिजीज़ जिसमें कि बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हों या मोर देन वन नर्व्स इन्वॉल्व हों, उसको पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। अब मोनोन्यूरोपैथी जो है ये, फॉर एग्जांपल आपको पता है, आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है कि ये जो आपका जो कंडाइलर हेड है, एपिकंडाइल जो है, सॉरी, इसके पीछे से एक नर्व गुजरती है जो कि क्या कहते हैं उस नर्व को? एनीवन? व्हाट इज द नेम ऑफ द नर्व पासिंग थ्रू योर मीडियल एपिकंडाइल, नॉट थ्रू बट बिहाइंड योर मीडियल एपिकंडाइल? क्या कहते हैं उस नर्व को जी? एनीवन? अल्नर नर्व। वेरी गुड। सो अल्नर नर्व अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए, इस एरिया का, रिस्ट का, सॉरी एल्बो का फ्रैक्चर हो, तो अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब अल्नर नर्व जिस पार्ट को सप्लाई कर रही होगी, यानी कि आपके मसल्स को सप्लाई करेगी या आपकी जो स्किन है, जो इसकी जो सेंसेशन वगैरह को करती है, सो सारी जो द एरिया, होल एरिया सप्लाइड बाय द nerve, it becomes damaged. ठीक है जी, it becomes paralyzed या it becomes affected. So trauma, for example pressure की बात इन्होंने की है। यहाँ से रिस्ट के अंदर से कौन सी नर्व गुजरती है जी?
हाँ जी, which is the nerve passing through the wrist, over the wrist, name of the nerve, मीडियन नर्व, ठीक है। सो कार्पल टनल सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें कि आपकी जो मीडियन नर्व है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि कार्पल टनल जिसके अंदर से वो गुजर रही होती है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, या वो जो उसकी जो ओपनिंग है वो नैरो हो जाती है। सही है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और प्रेशर ये डैमेज हो सकता है। सो सिंगल नर्व का ये प्रॉब्लम। डायबिटीज़ जो है, डायबिटिक्स जो हैं दे आर, उनकी जो नर्व्स होती हैं वो जल्दी प्रेशर जो है उससे डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। अब आम बंदा अगर फ़र्ज़ करें आप अपना हाथ जो है इस पोजीशन में रखा हुआ है आपने, और वो आपका हाथ सो गया है, इसका मतलब है कि जो मीडियन नर्व थी, अल्लर नर्व थी, कंप्रेस हो गई और ये एरिया जो है वो सुन्न हो गया। लेकिन जैसे ही आप उसको दोबारा करते हैं वो ठीक हो जाता है। लेकिन डायबिटिक्स ऐसे हैं कि उनकी जो नर्व्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू प्रेशर, ठीक है। जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। सेकंड, नर्व सप्लाई मोनोन्यूरोपैथी की कॉज ट्रॉमा हो गया, प्रेशर हो गया। और सेकंड कॉज ये है कि वेजा नर्वोजम, वो आर्टरी या वो कैपिलरी कह लें या छोटी सी आर्टरी जो कि नर्व को बजाते खुद सप्लाई कर रही होती है। नर्व्स की आपको पता है ब्लड सप्लाई, हर चीज़ की ब्लड सप्लाई होती है विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो इसलिए वेजा नर्वोजम अगर डैमेज हो जाएगी, सो क्या होगा कि आपकी वो वाली नर्व जिसको वो नर्व वो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो भी डैमेज हो जाएगी। और वेस्कुलिटिक डिजीजेस एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जिसमें कि आपकी जो बॉडी की स्मॉल मीडियम एंड लार्ज ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, सो उसको वेस्कुलाइटिस या वेस्कुलाइटिडीज कहते हैं। सो ऐसी आर्टरी जो कि नर्व को सप्लाई कर रही है, सो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस जो होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई डैमेज होती है और नर्व भी डैमेज होती है। सो न्यूरोपैथी की ये मोनो न्यूरोपैथी की कॉजेज हो गई, ट्रॉमा हो गया, प्रेशर हो गया एंड लॉस ऑफ ब्लड। समझ आ रही है आप लोगों को? यू आर ऑल विद मी? ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा जी? यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? ऑलराइट, ऑलराइट। जहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन होती है बिकॉज यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड मेडिसिन, सो देयर यू कैन इंटरप्ट मी एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। अच्छा जी, अब दूसरी जो न्यूरोपैथी जो है उसको हम पॉली न्यूरोपैथी कहते हैं। पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। सो पॉली न्यूरोपैथी ऐसी बीमारी या ऐसी डिजीज जिसमें के मोर देन वन नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम पॉली न्यूरोपैथी कहते हैं, ठीक है जी। अब पॉली न्यूरोपैथी जो है मल्टीपल पेरिफेरल नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, डिस्टल सिमेट्रिकल पैटर्न। अच्छा, अब आपको पता है कि जैसे जैसे नर्व जो है वो नर्व कहाँ से जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसकी जो उसके जो एक्सोन्स होते हैं पेरिफेरल नर्व्स के, वो कहाँ होते हैं? वेयर आर दोज लोकेटेड जी? एनी ब्राइट आंसर? एक्सोन्स कहाँ पर होते हैं नर्व्स के? एक्सोन्स तो पेरिफेरली होते हैं ना, उसकी जो बॉडी है जो कि नर्व की होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में होती है। सो ऐसी नर्व्स, वो नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से दूर हैं, यानी कि डिस्टल नर्व्स जो हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्दी से अफेक्टेड हो जाती हैं। क्योंकि जो करीब वाली नर्व्स हैं, बिकॉज आपको पता है नर्व जो है इनका काम कैसे चलता है कि ये नर्व कंडक्शन होती है। सो कंडक्टिविटी करीब करीब, यानी कि जो प्रॉक्सिमल नर्व्स हैं उनकी
अच्छा जी। जी आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गया था। कैन यू ऑल हियर मी? ऑलराइट, ठीक है जी। सो डिस्टल जो नर्व्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं पॉलीन्यूरोपैथी में। इसी तरह सिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी जो है सिमेट्रिकल होती है, यानी कि राइट साइड की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो लेफ्ट साइड की भी होगी, ठीक है। और लोअर लिम्स जो हैं दे बिकम अफेक्टेड अर्ली देन दी अपर लिम्स। सो ये एक पैटर्न है पॉलीन्यूरोपैथी का कि मल्टीपल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, डिस्टल नर्व ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है और लोअर लिम्स ज़्यादा इन्वॉल्व। इसकी कॉजेज जो हैं क्या क्या हो सकती हैं? इन्फ्लेमेटरी, जिस तरह बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है, नर्व के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज हो सकती हैं। मेटाबॉलिक, जैसे कि मैंने आपको डायबिटीज़ बताया है, या थायरोटॉक्सिकोसिस है, या विल्सन्स डिजीज़ है, ये सारी मेटाबॉलिक कॉजेज हैं, ठीक है जी, पॉलीन्यूरोपैथी की। इसी तरह टॉक्सिक, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, फॉर एग्जांपल लेड पॉइजनिंग जो है, इट कैन कॉज, इट कैन डैमेज द नर्व्स। सो टॉक्सिक पॉलीन्यूरोपैथी भी हो सकती है। अच्छा, अब एक जो क्लासिकल एग्जांपल है पॉलीन्यूरोपैथी की, दैट इज द डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है जी। 30 to 40% ऑफ द पेशेंट्स जो डायबिटीज के होते हैं, दे वुड डेवलप सिग्निफिकेंट नर्व डैमेज ड्यूरिंग देयर लाइफ ड्यू टू सब ऑप्टिमल कंट्रोल। सब ऑप्टिमल कंट्रोल का मतलब है कि आपका जो शुगर है पेशेंट की, उसका कंट्रोल अच्छा नहीं है। और शुगर का कंट्रोल हम किस टेस्ट से करते हैं? कोई एनीवन कैन गिव मी एन आंसर? अभी मैंने उसका जिक्र भी किया था। कौन सा टेस्ट करते हैं हमें पता चलता है कि शुगर का जो कंट्रोल है वो अच्छा चल रहा है? जी, अभी शुरू में मैंने जिक्र किया था उसका। एनीवन? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट हसीब, जावेद एंड सना। सो HbA1c जो है वो 6.5 to 7% तक होना चाहिए जो आप टेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें कि उसका जो लेवल है वो 8, 9, 10, 11 तक होता है, इसका मतलब है कि उनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, सही है। सो दैट ऐसे लोगों को, इसमें से 30 to 40% ऐसे लोग होते हैं जिनमें के नर्व डैमेज हो जाता है, सही है। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अच्छा, अब ये स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी होती है, यानी कि जो आपके जो नर्व फाइबर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन आपको पता है कि स्मॉल फाइबर्स होते हैं, लार्ज फाइबर्स होते हैं, स्लो कंडक्शन और हाई कंडक्शन। सो स्मॉल फाइबर्स जो हैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह ऑटोनॉमिक जो नर्व्स हैं वो ज़्यादा इसमें डैमेज होती हैं। सो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, ठीक है जी। और मोटर न्यूरोपैथी, आपके मसल्स जो हैं उनको जो नर्व्स जा रही होती हैं वो भी डैमेज होती हैं। फिर इसी तरह लार्ज फाइबर के न्यूरोपैथी होती है। तो ये सारी इसकी टाइप्स हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? ये होता है कि नर्व्स जो हैं, पेरिफेरल नर्व्स, उनका मेजर फंक्शन ये होता है कि वो सेंसेशंस को पिक करती हैं। मतलब कि आपकी उंगली पे कोई सुई चुभ गई, या आपको गर्म चीज़ लग गई उंगली पर या आपके पाँव पर, तो फौरन आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या करता है कि विड्रॉ कर लेता है वहाँ से। सो जब नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो ये जो सेंसेशन है गायब हो जाएगी। उनको, पेशेंट्स को, अगर आप सुई चुभाते रहें या उनको गर्म पानी लगाते रहें या गर्म चीज़ लगाते रहें, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होगा, लेकिन स्किन, क्योंकि फिजिकल इफेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, तो स्किन जो है वो डैमेज होती रहेगी, सही है। तो दैट मीन्स कि वहाँ पर उनको या तो अल्सर्स बन जाएंगे, न्यूरोपैथिक अल्सर्स बन जाएंगे, या फिर वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर जीबी सिंड्रोम या गेन बारी या गिलियन बॉडी बॉडी बैरी सिंड्रोम, ये एक एक्यूट पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जो कि मोटर नर्व्स को डैमेज करती है रादर देन दी सेंसरी नर्व्स। सो इट इज अगेन अ न्यूरोपैथी। तो इट यूजुअली फॉलोज इन्फेक्शन। इसकी प्रेजेंटेशन ये होती है कि पेशेंट जो है उसको, या कोई उसका गला खराब हुआ होता है 4 हफ्ते पहले, या उसको डायरिया हुआ होता है। सो इन्फेक्शन जो है वो उसका प्रोसीडिंग एक इवेंट होता है। और उसके बाद पेशेंट्स को
सडनली अपर और लोअर लिम्ब की वीकनेस शुरू हो जाती है और इसके जो सिम्टम्स हैं दे इवॉल्व ओवर डेज एंड वीक. बायलैटरल रादर क्वाड्रिलेटरल परीसिस या पैरालिसिस. क्वाड्रिलेटरल का मतलब चारों, अपर लिम्ब दोनों, लोअर लिम्ब दोनों, इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम होगी. तो ये सडनली और फ्लैसिड पैरालिसिस यानी कि उनकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाते हैं, दे कैन नॉट मूव देयर मसल्स. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो भी गायब हो जाते हैं. ठीक है ना जी. और इसी तरह ये जो गेंदबाजी सिंड्रोम है ये मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस जो है उनको भी इन्वॉल्व करता है, जिसमें कि डायफ्राम है, आपके इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, उनको इन्वॉल्व करती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और पेशेंट जो है वो कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर. इसी तरह बर्निंग, पेन्स और नमनेस इसमें होती है. ठीक है. अच्छा, अब नर्व्स के बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हम आते हैं. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है आपने उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी होगी. दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रफली. ठीक है. ये आपकी जो है वो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, ये मसल्स के ऊपर आके स्पाइक कर रहे हैं, इसे कहते हैं मोटर यूनिट. आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा. सो ये आपका एक्सॉन आ रहा है. इस एक्सॉन के अंदर बहुत सारे, ये आप देख रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी जो एंड होता है टर्मिनल एंड, उसमें वो होते हैं. सो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर आकर वहाँ पर रिलीज होते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो आगे फर्दर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है. सो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और पेशेंट जो होते हैं मोस्टली 90% से ज़्यादा पेशेंट जो हैं उनके अंदर क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज बन जाती हैं. ठीक है. अब व्हाट आर एसिटाइलकोलिन? एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद होता है, मसल्स की मेम्ब्रेन पे लगता है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है या उसको, उसका जो एक्शन पोटेंशियल है उसको जनरेट करता है. तो जब एसिटाइलकोलिन लगेगा ही नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. इसका मतलब है कि पेशेंट को मसल्स की वीकनेस होगी. ठीक है जी. सो ये है माइस्थीनिया ग्रेविस. तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं जहाँ पर एसिटाइलकोलिन लगना होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो जाके उन रिसेप्टर्स पे लग जाती हैं. एसिटाइलकोलिन नहीं लग सकती, वहाँ पर डैमेज हो जाता है वो मसल. तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस है. अब ये कैसे प्रेजेंट करता है? फटीगेबल टोसिस. फटीगेबल टोसिस का क्या मतलब है? टोसिस का क्या मतलब होता है कि आपके आईलिड्स जो है वो बंद हो जाते हैं, यानी लॉस ऑफ कंट्रैक्शन इन योर ऑकुलरिस मसल, जिसकी वजह से आपके जो आंखें हैं वो बंद होती हैं या जितनी नॉर्मल खुली होती है उससे कम. तो इसको टोसिस कहते हैं. सो फटीगेबल का मतलब है कि फटीगेबल यानी शुरू में वो ठीक होगा, आहिस्ता 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 जब आप ज़्यादा आंखों को ब्लिंक करवाएंगे पेशेंट की, या पेशेंट को एक ही पोजीशन में ऐसे हाथ देखने को कहेंगे, तो क्या होगा, उसका आईलिड नीचे गिर जाएगा. सही है. इसको कर्टन साइन भी कहते हैं, जैसे पर्दा नीचे गिरता है ना इसको. सो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है इसमें क्या होता है, फटीगेबिलिटी का है कि शुरू में थोड़े बहुत जो मसल्स रिसेप्टर्स जो हैं न्यूरोमस्कुलर एसिटाइलकोलिन वो बचे हुए होते हैं, तो शुरू में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती रहती है तो वो फटीग हो जाता है पेशेंट. ठीक है. इसी तरह जब इन्वॉल्वमेंट मसल्स की इंट्रा ऑकुलर मसल्स या सॉरी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की जब इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स आपको पता है कि आपका जो आई बॉल होता है उसको अप डाउन राइट लेफ्ट इन जो है वो इन मूवमेंट और एक्सटॉर्शन इंटॉर्शन. ठीक है. ये आपके जो आई बॉल है इसको मूव करते हैं आपके एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स. तो क्या होता है, उन मसल्स के अंदर भी न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. तो वो जब उन मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है सो उसमें क्या होता है कि डिप्लोपिया होता है. डिप्लोपिया मतलब कि पेशेंट को दो दो नजर आएंगे. ठीक है ना जी. और वो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो हैं उनका मेल फंक्शन होता है. इसी तरह लिमिटेशन ऑफ आई मूवमेंट, यानी अगर आपका फॉर एग्जांपल सुपीरियर ओब्लिक है, सुपीरियर ओब्लिक ऊपर लेके जाता है आईलिड को, तो ये अगर वो डैमेज हो गया तो आपका जो आईलिड है वो ऊपर नहीं जा सकता. इसका मतलब है कि पेशेंट को जब आप कहेंगे ऊपर देखें तो वो नहीं देख सकेगा. आप ऐसे करके पेशेंट की
अपनी उंगली को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, पेशेंट की मूवमेंट अपवर्ड नहीं होगी। सही है। सो लिमिटेशन होती है। फेशियल मसल्स जो हैं उनकी वीकनेस होती है, जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस पेशेंट को हो सकता है। वो मसल्स जो कि डेग्लूटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उन मसल्स की इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो डिस्फेजिया होगा। ठीक है। इसी तरह वो मसल्स जो कि आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं, यानी बोलने में, स्पीच में हेल्प करते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो डिसआर्थरिया होगा। डिसआर्थरिया का मतलब होता है कि स्पीच डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, आर्टिकुलेशन, या आर्टिकुलेशन कहते हैं कि आप लफ्ज़ों को आर्टिकुलेट करके एक लफ्ज़ अदा करते हैं, डिसआर्थरिया होता है। इसी तरह नेक और लिम के जो मसल्स हैं ये ख़ास तौर पे इनमें इन्वॉल्व होते हैं। कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन टोसिस से होती है। फिर इसी तरह मसल्स जो लिम्स के मसल्स हैं, अपर लिम, लोअर लिम और नेक, इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो इनकी फटीगेबिलिटी हो जाती है। पेशेंट टिपिकली आपको कहता है कि जी मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ तो मैं अच्छा होता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम गुजरता है मेरे वीकनेस होती रहती है या टोसिस मेरा ज़्यादा होता रहता है। सही है। सो इवनिंग के वक्त आई एम वर्स। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। ये भी रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर सकता है और पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है। अब मायोपैथी क्या चीज होती है? मायोपैथी इज द वीकनेस ऑफ द ट्रंक एंड द प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स। ठीक है। न्यूरोपैथी में पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है। जबकि मायोपैथी में जो आपके प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, प्रॉक्सिमल मसल्स, मसल अपर लिम्ब का प्रॉक्सिमल मसल क्या है? डेल्टॉइड है। ठीक है जी। पेक्टोरालिस मसल है, या आपके जो बाइसेप है या ट्राइसेप है, ये प्रॉक्सिमल मसल है। बाकी जो दूसरे डिस्टल मसल्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो ट्रंक ट्रंक होता है ये आपका जो नेक, चेस्ट एंड बेली और उसके पीछे जो मसल्स होते हैं, तो इसके मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है मायोपैथी में। और पेशेंट जो है उसको नेक की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, नेक ऐसे करने में उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन में उसको प्रॉब्लम होगा। इसी तरह मसल जो फेशियल एक्सप्रेशंस के हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। वेडलिंग गेट, वेडल क्या कहते हैं? मतलब आपने देखा हो कभी डक को चलते हुए देखा? वो ऐसे ऐसे चलती है डक जो है वो। व्हाई डज रिस, व्हाट इज रिस? आरएलएस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आरएलएस? डिस्मा, आरएलएस क्या चीज है? रेस्टलेस लाइक। अच्छा देखिए, ये अभी हम टॉपिक से हटना नहीं चाहते हैं बिकॉज इट्स अ क्वाइट लेंथी टॉपिक। आई जस्ट मैसेज यू माय मोबाइल नंबर, you all can note it, and if you have any question you can call me. ठीक है। सो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मैं आपको बताऊंगा, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, सॉरी। हाँ। सो वेडलिंग गेट में ये होता है कि क्योंकि ये जो मसल्स आपके प्रॉक्सिमल मसल्स हैं ये इन्वॉल्व, मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, ये बेसिकली आपकी जब आप चलते हैं तो आपकी राइट लेग को ऊपर उठाता है, फिर लेफ्ट लेग को ऊपर उठाता है, राइट लेग, लेफ्ट। सो ये आप जब पेशेंट चलता है तो उसकी ग्लूटियस मसल्स इन्वॉल्व। वेडलिंग गेट में क्या होता है कि पेशेंट जब नॉर्मली जब चल रहा होता है कोई बंदा तो वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। ठीक है। सो वेडलिंग गेट में ये होता है कि जब वो चल रहे होते हैं तो क्या होता है, वो अब उसने राइट लेग को ऊपर उठाया है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला ग्लूटियस जो है वो उसको काम करना चाहिए। सही है। सॉरी, ये राइट को ऊपर उठाया तो लेफ्ट, अब लेफ्ट वाला जो ग्लूटियस है वो तो डैमेज हुआ हुआ है। तो क्या होगा कि उसकी टांग ऐसे नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब है कि उनको ऐसे 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 करके चलना पड़ेगा। सही है। सो दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं वेडलिंग गेट, या प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखा होगा अक्सर ये वाली गेट होती है। सही है। दिस इज दी वेडलिंग गेट, मायोपैथी में हो जाती है। अच्छा, अब इन मायोपैथी की डिफरेंट जो हैं वो रीजंस हैं। ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज में पॉलीमायोसाइटिस, रिमेटोमायोसाइटिस इंक्लूडिंग, ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि मायोपैथी वाले पेशेंट मसल वीकनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब नर्व भी हो गया, मसल भी हो गया, स्पाइनल रूट।
स्पाइनल रूट जो है वो पेशेंट, जब मैंने बताया था कि उनकी जो नर्व रूट्स हैं वो दे गेट इन्वॉल्व, दे गेट दे स्टार्ट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो नर्व रूट का मतलब ये होता है कि आपकी जो नर्व, जहाँ से आपकी नर्व वो स्टार्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स का आपको पता होगा कि जी सर्वाइकल सेगमेंट्स होते हैं, लंबर सेगमेंट्स होते हैं, थोरेसिक होते हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो स्पाइनल रूट जो है या उसकी जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो इसे कहते हैं रेडिकुलोपैथी, ठीक है। इसमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकती है, लंबर डिस्क की लंबर रेडिकुलोपैथी हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर दी दीज आर दी स्पाइनल रूट डिजीज। इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि क्योंकि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, आपको पता है जो सर्वाइकल सेगमेंट है वो आपने डर्माटोम्स पढ़े हुए हैं, तो उस एरिया को जहाँ पर वो सप्लाई करती है या सेंसेशन नहीं करती, वो एरिया नम हो जाएगा आपका, वो सुन्न हो जाएगा आम लफ्जों में, ठीक है। सो इसी तरह फिर आपको पता चल सकता है कि अगर आप सेंसेशन चेक करते हैं पेशेंट की, डिफरेंट पेन, पिन प्रिक, टेम्परेचर वगैरह, सो आपको पता चल जाता है कि ये वाला जो नर्व रूट है ये इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल एक डिजीज है जिसको क्या हम कहते हैं हर्पीज जोस्टर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो नर्व रूट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पेशेंट को वेजिकुलर एरप्शंस निकल आती हैं, सो वो जो एरिया है वो इन्वॉल्व हो जाता है, बाकी एरिया बिल्कुल ठीक होता है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ स्पाइनल रूट डिजीज। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी डिस्क की प्रोलैप्स की वजह से हो सकती है। इसमें क्या होता है कि नेक पेन, मसल वीकनेस, लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स, सेंसरी इम्पेयरमेंट, तो ये ड्रग्स की वजह से हो सकती है। और इसमें जो है वो ड्रग्स देते हैं, फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं या फिर सर्जरी इसमें होती है। तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एक डिजीज़ है जो कि इन्वॉल्व करती है सर्वाइकल सेगमेंट्स को। इसी तरह लंबर डिस्क, आपको पता है जो लंबर आपका जो स्पाइनल स्पाइनल जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट मूव्स मैक्सिमम, ठीक है। जब भी आप मूव करते हैं तो आपके लंबर मूव पे मूवमेंट मैक्सिमम होती है, ठीक। तो इसलिए अगर वहाँ पर कोई प्रोलैप्स हो, डिस्क डिस्क आपको पता है ना क्या होती हैं, दीज आर दी स्मॉल फोम शेप या स्पंज शेप स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन दी वर्टिब्रल बॉडीज। सो अगर उस डिस्क का प्रोलैप्स हो जाए तो उसमें क्या होता है कि जिस जगह पर प्रोलैप्स होता है वो वाली जो रूट है वो डैमेज हो जाती है और उस एरिया की सप्लाई बंद हो जाती है। तो इसमें जो ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो S1 रूट है और L5 रूट है। तो L5 जो है, क्योंकि आपको पता है L5 जो है वो आपकी लेग के एरिया को, बटक्स को सप्लाई करता है। सो उसमें क्या होगा कि शाइटिक पेन होती है। शाइटिक एक स्पेसिफिक पेन है जो कि आपका स्पेसिफिकली लोअर बैक से स्टार्ट होता है और लेग्स में जाके रेडिएट होता है। इसी तरह फुट ड्रॉप हो सकता है, आपका जो पाँव है वो एकदम से यूं नीचे गिर जाएगा और उसको आप ऊपर नहीं कर सकेंगे, सही है। सो और L5 का जो डर्माटोम है उसकी सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है। सो जो रूट जहाँ जहाँ वो सप्लाई करती है, अगर किसी मसल को करती है या वो सेंसेशन देती है वहाँ पर, सो वो इफेक्ट होगी। अब S1 क्या है, स्पाइनल रूट जो है S1 सॉरी सैक्रल रूट जो है, इसमें लोअर बैक पेन होती है और टेंडरनेस होती है, और पेन जो है बटक से एंकल्स या लेग की तरफ जाती है, ठीक है। गैस्ट्रोकेनीमियस और सोलियस, गैस्ट्रोकेनीमियस आपका ये जो काफ मसल है जिसे पिंडली कहते हैं आम लफ्जों में, तो गैस्ट्रोकेनीमियस और सोलियस जो हैं ये मसल्स को ये S1 रूट सप्लाई करती है, इसकी वीकनेस हो जाती है। और इसी तरह S1 की जो सप्लाई है जहाँ पर ये सप्लाई करती है वो उधर सेंसरी लॉस हो जाता है। और इस तरह एंकल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स जो है, एंकल पे आपने एंकल रिफ्लेक्स एलिसिट करते हैं, जब आप टेंडो एक्लीस को हिट करते हैं तो आपका फुट यूं मूव करता है नीचे, तो दिस इज कॉल्ड द एंकल रिफ्लेक्स। तो ये S1 रूट में इसका सारा मैकेनिज्म होता है। सो एंकल रिफ्लेक्स जो है वो भी इसमें
अफेक्ट हो जाएगा, सही है। सो दीज आर दी स्पाइनल रूट डिजीज, इसकी प्रेजेंटेशन। अब कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं। अब स्पाइनल रूट के बाद हम स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं, सही है। स्पाइनल रूट एक सेक्शन है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अगर इन्वॉल्व होता है तो वो उसकी जो स्पाइनल रूट जिसको वो सप्लाई कर रहा होता है वो डैमेज हो जाती है। इसकी फिर बहुत सारी कॉजेज हैं, इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज दी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये यंग लोगों को इन्वॉल्व करता है। One of famous actresses of Pakistan, she is suffering from multiple sclerosis. Can anyone tell me the name? Anyone has any idea? Multiple sclerosis कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को है? She is a daughter of a renowned TV actor who recently died. Boys? No idea? Okay, ईमान अली जो है, जो कि आबिद अली की डॉटर है। Yes. Okay, okay, okay. Right. So ईमान मुस्तफ़ा, right. Thank you ईमान। So ईमान अली जो है उसको ये डिजीज है। ओके, सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस यंग लोगों की एक डिजीज है, और इसमें होता क्या है कि लीजन्स जो हैं इसके दे आर सेपरेटेड इन टाइम एंड स्पेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपके जो वाइट मैटर है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर होता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है और उधर प्लाक्स बन जाते हैं। प्लाक्स का क्या मतलब है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है। जैसे बॉडी में किसी जगह पर ट्रॉमा होता है, यस, वहाँ पर स्कार बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ब्रेन के अंदर कभी अगर ट्रॉमा होता है तो वो जगह जो है वो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो खत्म हो जाती है और फाइब्रोसिस हो जाता है उस जगह पर। सो उसको हम प्लाक कहते हैं, ठीक है। सो प्लाक्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। यानी कि ये भी हो सकता है कि वो एक प्लाक जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल सेगमेंट में पड़ा हो, दूसरा प्लॉक जो है वो सेरिबेलम में हो, तीसरा प्लॉक जो है वो मोटर कॉर्टेक्स में हो। इसका मतलब है कि डिफरेंट लेवल्स पे इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। सो इट इज़ अ डिजीज जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकती है। और सेपरेटेड इन टाइम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आज उसको जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हुई है, साल बाद उसको स्ट्रोक हो गया है, और 3 साल बाद उसको सेरिबेलर लीजन हो गया, सही है। सो इसका मतलब है कि ये डिजीज जो है डिफरेंट पार्ट्स को इन्वॉल्व करती है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है। मेल जो है उसमें स्लाइटली मोर इसकी इसके चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज जो है उसमें ये कॉमनेस्ट होती है। नो ईमान, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द स्ट्रेस। इट इज़ अ डिजीज़ जो कि एक डिजीज़ एंटिटी है, और ये इसकी डिफरेंट कॉज होती है। अच्छा, अब इसकी प्रेजेंटेशन मैंने बताया था कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करता है, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है जिसकी वजह से एक आंख का जो है वो उसकी उसकी विजन चली जाती है, ठीक है जी। आई मूवमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, पेन होती है, ब्लर विजन होती है, सही है। सो मोनो ऑकुलर ब्लाइंडनेस, और ये विजुअल डिस्टर्बेंसेस। सो ऑप्टिक नर्व एक ऐसा एरिया है जिसको ये कॉमनली इन्वॉल्व करती है। इसी तरह लिम्स की वीकनेस हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे या सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से लिम्स की वीकनेस हो जाती है। सेंसरी डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं। पेशेंट जो है उसको टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, और ये सेंसेशन दे रन्स डाउन योर बैक और लिम में और नेक फ्लेक्शन पे। इसको लेहरमेट साइन कहते हैं कि जब पेशेंट अपना नेक फ्लेक्स करता है तो उसको एक टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं जो उसके स्पाइन से नीचे
ट्रैवल करती हैं। और ये ख़ास तौर पे जो है हॉट बाथ जब आप ले रहे होते हैं तो उस वक्त ये सिम्टम्स इसके वर्स्ट होते हैं। ये इसकी एक टिपिकल फीचर है इसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डिफरेंट कोर्स हैं, इसमें कि पेशेंट जो है वो उसको होता है एक स्पाइक आई, यानी कि उसको डिजीज़ हुई, फिर वो रिवर्जन में चला गया, फिर स्पाइक आई सालों बाद, फिर वो रिवर्जन में चला गया, फिर स्पाइक आई, फिर चला गया। तो दिस इज द बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है एंड दे रिटर्न टू नॉर्मल इन बिटवीन द अटैक्स। दूसरी जो टाइप है उसमें रिलैप्सिंग और रिमिटिंग। रिलैप्स का मतलब होता है डिजीज वापस आ गई, रिमिट का मतलब होता है कि वापस चली गई है। सही है। और इसमें भी डिसेबिलिटी इन बिटवीन द अटैक्स नहीं होती है। ठीक है, रिमिशन रिमिशन रिलैप्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिजीज की स्वेरिटी आप देख रहे हैं ये बढ़ रही है। सही है। अगर ये डिजीज इतनी स्वेर थी तो इधर आके रिवर्जन में है, लेकिन अभी जब नेक्स्ट टाइम होगी तो ज़्यादा स्वेर होगी। इसका मतलब है रिमिसेंट रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग फिनोमेना है। फिर सेकेंडरी प्रोग्रेशन प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसका मतलब है कि डिजीज़ हुई, ख़त्म हो गई, रिमिशन हुई, ख़त्म हो गई, और फिर क्या हुआ कि नो न्यू डिसेबिलिटी बिटवीन द अटैक्स फॉलोड बाय अ स्टेडी इंक्रीज इन डिसेबिलिटी। यहाँ पर आकर आप देखते हैं कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसकी डिसेबिलिटी अचानक से एकदम बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज दी सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। ये इसकी प्रेजेंटेशंस हैं डिफरेंट। और कुछ फ्यू अनलकी पीपल जिसमें कि प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है कि स्टेडीली इंक्रीज इन द डिसेबिलिटी विदाउट द अटैक। ठीक है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन हमने देखनी है वो पार्किंसनिज्म है। पार्किंसनिज्म एक डिजीज़ है जो आपने देखा होगा कि एनाटॉमी में बेसल गैंग्लियाज के बारे में पढ़ा होगा। सो जो बेसल गैंग्लियाज हैं उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बेसल गैंग्लिया अपना एक्शन सही तरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ दी पार्किंसंस डिजीज़। और इसमें क्या होता है, इसमें इसके जो फीचर्स हैं उसमें एकाइनेसिया, इसका मतलब है कि इनएबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट। बंदा खड़ा होता है, आप उसे कहते हैं चलो तो वो नहीं चल सकता, और फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से वो एकदम से तेज तेज चलना शुरू हो जाता है। दिस इज द इनएबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट। रिजिडिटी ये होता है कि उसके जो मसल्स हैं जब उसको उसकी जो चेक करेंगे रिजिडिटी तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे। ट्रेमर्स ये होता है कि उसके हाथ के ट्रेमर्स होते हैं, इसको पिल रोलिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं। जैसे आप पिल्स बनाते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर। ये पोस्चर अगर आप उसका देखें तो ये स्टूपिंग पोस्चर होता है, और उसकी गेट भी वो फेस्टिनेंट या जल्दी जल्दी से एकदम से चलते हैं, प्रॉपर नॉर्मल गेट नहीं होती उनकी। फिर कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर्स, कोरिया जो होती है वो क्या होती है, वो भी मूवमेंट डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इररेगुलर टाइम मसल जर्क्स। कोरिया में डिफरेंट आपकी जो मसल्स हैं वो एक सेमी पर्पसफुल मूवमेंट ऐसे ऐसे ऐसे, इसको वर्म्स रिथिंग वर्म्स सॉर्ट ऑफ मूवमेंट होती है मसल्स। एथिटोसिस में यूजुअली फिंगर्स को इन्वॉल्व करता है और बॉडी पार्ट्स को एक पोजीशन में नहीं रख सकता पेशेंट, जिसको एथिटोसिस कहते हैं। ट्रेमर्स जो हैं वो मैंने बताया था, हैंड्स के ट्रेमर्स होते हैं, नेक के ट्रेमर्स हो सकते हैं, ऐसे 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 पेशेंट करते रहते हैं। ठीक है। सो यूजुअली ट्रेमर्स के साथ प्रेजेंटेशन। डिस्टोनियाज ये होते हैं कि पेशेंट जो है वो उनके मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर उनको रिलैक्स करना मुश्किल होता है, जैसे मायोटोनिया या डिस्टोनिया। टिक्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट जो कुछ लोग जो होते हैं उनको यूं 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 करने की आदत होती है, किसी को आईज यूं यूं ब्लिंक करने की आदत होती है, किसी को अपना हाथ यूं 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 करने की आदत होती है, इसको इसको हम टिक्स कहते हैं। तो ये एक नॉन पर्पसफुल मूवमेंट्स होती है जो कि रिपीटेडली होती है। ठीक है। अच्छा, फिर ड्रग इंड्यूस भी कुछ मस्कुलर डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल आपकी कुछ ड्रग्स हैं जो कि जाके मसल्स को बिल्कुल रिजिड कर देती हैं। अच्छा, आरएलएस जो है, अब यहाँ पर वो आ गया उसका क्वेश्चन। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में ये होता है कि आपकी जो टांग है, ठीक है, वो अचानक से ऐसे 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 मूव करती रहती है। ठीक है ना।
इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी दोनों टांगों को इसमें देखें ऐसे करके ऐसे 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 वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब वो पेशेंट आपसे बातें कर रहा होगा, साथ साथ उसकी दोनों टांगें भी मूव कर रही होती हैं। इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। इसकी जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम पेशेंट को क्लोनेजिपाम या एक तरह की ये बेंजोडाइजेपिन है वो हम देते हैं, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। स्टिफ पर्सन, कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल यूं स्टिफ रहते हैं, सो दीज आर अगेन दी वुमेन फॉर्म। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट ओके बिस्मा, सो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि स्ट्रोक, जिसको हम कहते हैं फॉलेज। दिस इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, और इसके सिम्टम्स रैपिडली साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं और यूजुअली 24 आवर में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर स्ट्रोक या फॉलेज वो 24 आवर में वापस रिवर्ट हो जाए, नॉर्मल पे हो जाए, तो उसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। अब ये दो वजह से हो सकता है। आपको पता है कि ये ब्रेन का एक पार्ट है जिसको कि हम ये प्री सेंट्रल गायरस और पोर्ट्स है, ये सेंट्रल गायरस है। सो इसके आगे वाला हिस्सा जो है वो प्री सेंट्रल गायरस कहलाता है, पीछे वाला पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो यहाँ पर आपकी मोटर कॉर्टेक्स होती है, यहाँ पर सेंसरी कॉर्टेक्स होती है। तो ये यहाँ पर आपको पता है कि उल्टी यानी कि जो लोअर पार्ट है यहाँ पर हेड एंड नेक होगा, इधर ट्रंक होगा और यहाँ पर लिम्स होंगे, सही है। सो अगर ये वाला पार्ट डैमेज होता है तो क्या होगा कि आपके नेक के मसल पैरालाइज होंगे, ये वाला पार्ट डैमेज होता है तो लेग्स के मसल पैरालाइज होंगे। सो स्ट्रोक में जो इंटीरियर मिडल पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसकी जो कॉज है वो ये होती है कि पेशेंट जो है उसको या इन्फेक्शन होती है या हेमरेज होता है। एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और पेशेंट जो है उसको स्ट्रोक हो जाता है, फॉलेज हो जाता है। दूसरी कॉज ये होती है कि वो आर्टरी जो कि मोटर कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही है, अगर वो उसमें हेमरेज हो गया है, सो दैट इज अनदर कॉज। अब होता क्या है ये याद रखें कि ये वेस्कुलर टेरिटरीज हैं। सो लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरेब्रल आर्टरी, या जिसको एमसीए कहते हैं। फिर थोड़ा सा पार्ट जो है ये एंटीरियर, और फिर उससे भी थोड़ा पार्ट मिडल पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो उसमें इंटीरियर मिडल सेरेब्रल जो भी आर्टरी इन्वॉल्व होगी उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। इंटीरियर सर्कुलेशन का इन्फाक्ट जो है उसमें क्या होता है, हेमीप्लीजिया, हेमी मीन्स हाफ। सो हेमीप्लीजिया एक साइड का स्ट्रोक हो जाएगा, फॉलेज हो जाएगा। हेमी अनोपिया यानी एक साइड से नजर आना बंद हो जाएगा। फिर इसी तरह डिस्फेजिया उसकी स्पीच, क्योंकि यहाँ पर ब्रूका स्पीच एरिया भी होता है, और विजुओ स्पेशियल लॉस, यानी आपको स्पेस का आइडिया नहीं होता। सो ये एंटीरियर सर्कुलेशन। लेक्यूनर छोटे छोटे से इंफार्क्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटी आर्टरीज होती हैं, उनमें फिर जो है वो प्योर मोटर स्ट्रोक होता है कि एक लिम्ब पैरालाइज हो गया, एक लेग पैरालाइज होगी, एक लिम्ब की सेंसेशन चली गई, सही है। या फिर इसमें एटेक्सिक हेमीप्रेसिस, यानी कि हेमीप्रेसिस होता है एक साइड की उसकी सेंसेशंस गायब होती हैं, लेकिन साथ में एटेक्सिया भी उसको होता है। सब रेक्नाइड हेमरेज, हेमरेज जो है उसमें हाइपरटेंशन वाले लोगों में होता है कि सडनली उनकी एक कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाती है, सही है। तो मोस्ट कॉमनली एनोरिज्म्स होते हैं छोटे छोटे से जिसमें ये डैमेज होता है, और इसमें सडन स्वीयर हेडेक होता है, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, जो आपके मेनिंजाइटिस के साइंस होते हैं वही उसमें होते हैं। इंट्रासेरेब्रल हेमेज जो है ये लार्ज हिमाटोमास बन जाते हैं ब्रेन के अंदर, और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बिल्कुल स्ट्रोक की तरह ही होती है। अच्छा, अब हेडेक और फेशियल पेन, ये एक अगेन हेडेक जो है या फेशियल पेन ये प्रेजेंटिंग फीचर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज में। हेडेक जो है वो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी। प्राइमरी हेडेक जो है वो तीन तरह के होते हैं। मिग्रेन होता है जिसमें कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है एक ख़ास ब्रेन के एरिया की, वो टेम्परेरीली
बिकॉज स्पाज्म होता है उस आर्टरी का, तो वो ब्लॉक हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो खुल जाती है आर्टरी। सो पेशेंट को रिपीटेडली हेडेक्स के, वॉमिटिंग के अटैक्स होते हैं। क्लस्टर हेडेक ये होता है, और मिग्रेन जो है वो हाफ, आधे सर का दर्द यूजुअली होता है, लेकिन ये बायलैटरल भी हो सकता है। क्लस्टर हेडेक क्या होता है कि इसमें आपकी जो प्रेजेंटेशन ये होती है कि आपकी एक आंख से पानी आता है, ठीक है। टेंशन टाइप हेडेक ये होता है कि आपको जो हेडेक है उसमें आपको एक बैंड लाइक सेंसेशन फील होती है सर के अंदर। सेकेंडरी हेडेक जो है वो किसी वजह से होता है, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो गया किसी भी वजह से, और बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, बगैर किसी वजह के प्रेशर रेज हो गया, मेनिंजियल इरिटेशन, मेनिंजाइटिस जो हो गया, इसी तरह जॉइंट सेल आर्थराइटिस या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। सो दीज आर द कंडीशन विच रेजेस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर और कॉज हेडेक। फेशियल पेन की जो फेस के ऊपर जो पेन होती है, आपको पता है फेस की जो स्प्लाई है दैट इज विद द थ्री नर्व्स, इसमें ट्राइजेमिनल, ऑकुलर, ट्राइजेमिनल और मैक्सिलरी, राइट। सो कॉमनेस्ट जो प्रेजेंटेशन है दैट इज दी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इसमें ट्राइजेमिनल जो है वो नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पेशेंट को पेन होती है। ख़ास तौर पे जो मेल्स जब वो शेव कर रहे होते हैं, तो जब वो ट्रिगर होता है वो जगह, तो उनको पेन हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड दी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इसी तरह पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के अगर ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसके अंदर हर्पीज ज़ोस्टर का वायरस जाके बैठ जाए, तो रिपीटेडली इसमें दाने भी निकलेंगे, वेजिकुलर लीजन भी होंगे, और फिर उसके बाद जब वो दाने ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होता है कि उस जगह जहाँ पर वो दाने निकले हुए थे वहाँ पर पेशेंट को जो है वो पेन होने लगती है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, और बहुत सीवियर किस्म का ये पेन होता है। अब मिग्रेन के बारे में ये है कि यूनिलेटरल हेडेक होता है, और नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। पेशेंट को फोटोफोबिया होता है, पेशेंट को लाइट अच्छी नहीं लगती है, शोर अच्छा नहीं लगता है, अंधेरे कमरे में जाके बैठना पसंद करता है वो, और यूजुअली टीन्स और 20s में जाके ये इसकी ऑनसेट होता है, ठीक है। फीमेल जो है उनको ज़्यादा होता है, लेकिन मेल्स में भी होता है। ऑरा जो है इसका, वो प्रेजेंटेशन में ऑरा ये होता है कि किसी चीज़ की आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, सही है। तो दिस इज कॉल्ड दी ऑरा, सही है। सो इसमें ऑरा होता है, पेशेंट को जो है वो पता चल जाता है कि मुझे कुछ होने वाला है। एंड दिस इज दी स्टेज ऑफ वेजो कंस्ट्रक्शन। इसमें पेशेंट को की जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं। फिर क्या होता है, फिर स्पैज्म जब ख़त्म होता है, वो वेसल्स खुलती हैं, तो वेजो डायलेशन होता है। और इसमें फिर जब वेजो डायलेशन होती है तो सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट ब्लड की जब जाती है ब्रेन के अंदर, सो उसकी वजह से हेडेक हो जाता है। क्लस्टर हेडेक मैंने बताया था कि यूनिलैटरल हेडेक होता है, और स्फीयर अटैक और पेन अराउंड दी वन आई, और आई में से लैक्रिमेशन भी हो सकती है, पानी भी निकलना शुरू होता है। 20 से 2 घंटे तक, 20 मिनट से 2 घंटे तक ही रहता है, और सेवरल टाइम्स अ डे इसके अटैक्स होते हैं। और इसका जो पैटर्न है वो डेज, वीक्स और मंथ्स में भी होता है। फिर पेशेंट सिम्टम फ्री होता है। यूजुअली आप पेशेंट को स्टीरॉइड्स देते हैं, और इसके अलावा मेथिसरजाइड, वेरापामिल और ज़ोटिफिन जो है ये ड्रग्स हैं जो कि इसके लिए यूज़ होती हैं। टेंशन टाइप हेडेक जो होता है नेक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, और इसमें एमिट्रिप्टोलिन जो है वो हेल्प करती है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो होता है इसमें ट्राइजेमिनल सेंसरी रूट की कंप्रेशन होती है, यूनिलेटरल फेशियल पेन होती है, ट्रिगर एरियाज होते हैं, यानी आपके फेस पर चलता है कि यहाँ पर लगाएंगे तो दर्द हो जाएगा, इधर लगाएंगे तो दर्द हो जाएगा, इधर ट्रिगर एरियाज कहते हैं। और कार्बामेज़ापिन जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एपिलेप्सी के लिए यूज़ होती है, वो भी इन्वॉल्व होती है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया मैंने बता दिया आपको।
इसी तरह फिर इन्फेक्शंस, ब्रेन की जो इन्फेक्शंस हैं जिसमें कि मेनिंजाइटिस होता है ब्रेन की, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, नसीरिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये ब्रेन की जो मेनिंजीज हैं उसमें जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और पेशेंट जो है उसको सडनली फीवर होगा, हेडेक बहुत सीवियर होगा, नेक रिजिडिटी। नेक रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि मरीज जो है ना वो अपना नेक ऐसे फ्लेक्स नहीं कर सकता, तो रिजिड हो जाता है उसका नेक। सही है। इसके अलावा दूसरी जो इन्फेक्शंस हैं जिसमें कि ब्रेन एब्सेस है, किसी वजह से अगर ब्रेन के अंदर एब्सेस बन गया तो वो अगेन हेडेक के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और इन्फेक्शन कहाँ से आती है ब्रेन में? ओटाइटिस मीडिया जो है, आपका जो मिडल ईयर है वो बिल्कुल एक थिन बोनी प्लेट उसको सेपरेट करती है ब्रेन के साथ। सो ओटाइटिस मीडिया वाले जो पेशेंट हैं उनमें ब्रेन एब्सेस हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह पैरामेनिंजियल इन्फेक्शंस, एपिड्यूरल फेस के अंदर कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, लाइम डिजीज, लेप्रेसी, ये सारी इन्फेक्शंस हैं जो कि आपकी मेनिंजीज को इन्वॉल्व करती हैं। हेड इंजरी जो है ये आपको पता है, ये भी CNS की प्रेजेंटेशन, उसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगा और उसकी वजह से आपको पता है ब्रेन जो है वो एक तैर रहा होता है CSF के अंदर। तो जब इसलिए तैरता है कि जब कभी एकदम से यूं आपके ब्रेन पे हेड पे चोट लगी है तो कॉन्ट्राकूप फिनोमिना होता है कि आपको यहाँ अफेक्ट यहाँ हुआ है लेकिन चोट पीछे लगती है जाकर। सही है। सो ये डैमेज हो सकता है। फिर इसकी जो हिमाटोमा जो बनता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है ना, या फिट्स पड़ सकते हैं मरीज को। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये एक मसल्स की बीमारी है जो कि डिफरेंट टाइप्स की है और यूजुअली ये एक्स लिंक जीन, जिससे कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो जीन जो है जो कि प्रोटीन डिस्ट्रोफिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसकी ये प्रॉब्लम होती है। बॉयज़ जो हैं उनमें प्रॉक्सिमल वीकनेस हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड में। प्रॉक्सिमल मसल्स यानी कि ये अपर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के, उसकी वीकनेस होती है जिसकी वजह से उनको ज़मीन से खड़े होने में या बाजू पर उठाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना जी। सो ये डिफरेंट टाइप्स के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह मसल्स जो हैं वो क्योंकि उनको डैमेज हो जाता है तो उसकी जगह पे मसल्स आर रिप्लेस बाय द फैटी टिश्यू, तो उसकी वजह से लगता है ऐसे कि मसल बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट हाइपरट्रॉफी, इट इज़ द सूडो हाइपरट्रॉफी। और प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी होती है, यूजुअली इनकी डेथ हो जाती है 20s में जाते हुए। बेकर्स जो है वो ज़रा एडल्ट लाइफ में जाके होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है, बेकर एडल्टहुड में होता है और इसमें डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ये नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है। इसी तरह लिम्ब गर्डल, ये भी एक टाइप है जिसमें कि मसल्स इन्वॉल्व। डिमेंशिया जो है इसमें ये होता है कि पेशेंट को मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी लॉस का मतलब ये है कि उसको जो भी बातें आप देखते हैं, सुनते हैं, वो आपकी मेमोरी के अंदर रजिस्टर हो जाती हैं। सही है। सो आपकी दो तरह की मेमोरी होती है, वन इज़ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, अनदर इज़ अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था तो आप उसको रिकॉल कर लेते हैं, दैट इज़ दी शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप पैदा कब हुए थे या पाकिस्तान कब बना था, या जब आप 5 साल के थे तो आप कौन से स्कूल में गए थे सबसे पहले, सो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो डिमेंशिया में ये दोनों गायब हो गए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी lecture. So if you have any question of any sort, I hope बिस्मा आपका क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा,
जी, मोहम्मद अरहम। अरहम, आपका जो क्वेश्चन है कि एक बंदे ने कोई बात की है और वो आपको सालों तक याद रहती है, ठीक है, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। असल में क्या होता है कि जब आपके कुछ सिग्नल्स जाते हैं, आप कोई बोल रहा है, तो वो आप जाके आपका जो एक ख़ास एरिया होता है ब्रेन के अंदर, उधर न्यूरॉन्स को वो जाके स्टिमुलेट करते हैं कॉन्स्टेंटली। मेमोरी की अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जाके गाइटन में से, आपको पता चल जाएगा वो कॉन्स्टेंटली जाके उस एरिया को वो स्टिमुलेट करते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर एक इम्प्रिंट बन जाता है उस बात का, जिसको कि हम अल्टीमेटली मेमोरी कहते हैं। और बिकॉज ऑफ रिपीटेड स्टिमुलेशन आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ योर मेमोरी। अच्छा, ये जो होता है कि 1 घंटे बाद बाल भूल जाती है, तो नॉर्मली यंग बंदों में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि पुअर कंसंट्रेशन, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अब आप में से जिन जिन ने लेक्चर अच्छी तरह सुना है उनको तो याद होगा, लेकिन किसी ने अगर गौर नहीं किया, मैं अगर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इस लेक्चर में से, तो उनको याद नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई बीमारी हो गई है, इसका मतलब ये है कि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ठीक नहीं थी उस वक्त जब ये बात की जा रही थी। सो दैट इज ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। So time is finished. So if you have any question, you can contact me on my mobile. Thank you.